हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी वाइब। आज के हमारे वीडियो में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को कवर करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को कवर कर लिया था। आज की हमारी वीडियो ये थर्ड वीडियो होने वाली है। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारी पुरानी वीडियोज़ को नहीं देखा तो वो हमारे चैनल के प्ले में आपको मिल जाएगा, तो एक बार जाकर उसे चेकआउट जरूर कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे वीडियो में हम लोग एमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। द प्रोविजंस आर कंटेंट इन पार्ट 17 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो प्रोविजंस हैं ये पार्ट 17 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कवर किया गया। इट इज जनरली अज्यूम्ड दैट ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ अ वीक गवर्नमेंट। जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें हम लोगों ने पावर्स को अलग अलग स्टेट्स के अंदर में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा होता है, उस टाइप की गवर्नमेंट को नॉर्मली वीक गवर्नमेंट माना जाता है। हाउएवर दिस में नॉट बी कम्प्लीटली करेक्ट इन केस ऑफ इंडिया। हालांकि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये लाइन पूरी तरीके से सही नहीं है, मतलब सही है बट 100% करेक्ट नहीं है। बिकॉज द यूनियन इज वेस्ट विद वाइडर एंड माइटियर पावर्स बोथ इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली एज कम्पेयर टू दोज ऑफ स्टेट्स। अब हमने क्या किया भाई, जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उसको हमने कंपैरेटिवली ज़्यादा बड़े पावर्स दे रखे हैं, ज़्यादा हैवी पावर्स हमने दे रखे हैं, और उनको जो है हमने बहुत ही वाइड कवरेज भी प्रोवाइड कर रखा है स्टेट के मुकाबले। एमरजेंसी प्रोविजंस आर पावरफुल एग्जाम्पल ऑफ दिस। एमरजेंसी प्रोविजन ये उसी में से एक है। एज द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोविजंस फॉर द एंटायर नेशन और इवन फॉर अ पार्ट देयर ऑफ। जो प्रेसिडेंट है वो एमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं पूरे नेशन के लेवल पे, मतलब पूरे इंडिया के लेवल पे, या किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए भी डिक्लेयर कर सकते हैं। नीडलेस टू से द प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। During the period of declaration of emergency, our federal setup is converted into unitary system and all the rules and regulations are issued by parliament. Other than the fundamental rights stated in article number 20 and 21, all the other fundamental rights remain suspended during the period of emergency. तो जब ये emergency लगाया जाता है उस टाइम पे सारी की सारी पावर जो है वो सिर्फ पार्लियामेंट के कंट्रोल में चली जाती है, और पार्लियामेंट जो भी डिसीजंस लेता है उसके डिसीजंस डायरेक्टली अप्लाई होते हैं। फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करते हैं तो जो आर्टिकल नंबर 20 और 21 में फंडामेंटल राइट्स गिवन है सिर्फ वो एप्लीकेबल रहते हैं, बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है उस पीरियड के लिए जब तक वो इमरजेंसी डिक्लेयर किया हुआ है। ड्यूरिंग द इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन initially for a period of 2 months, and if the parliament fails to extend the term of emergency within that period, the period is extended automatically for 1 month. इनिशियली जो ये इमरजेंसी पीरियड होता है वो 2 महीने के लिए रहता है, बट अगर पार्लियामेंट में इस दो महीने के दौरान इस इमरजेंसी वाले पीरियड को या तो खुद से ख़त्म नहीं किया या उसको बढ़ाया नहीं है तो भी ये अपने आप ही 1 महीने के लिए और एक्सटेंड हो जाता है। बट इफ़ द पार्लियामेंट एक्सटेंड द पीरियड ऑफ इमरजेंसी विद इन दैट पीरियड इट कैन डू सो फॉर एन अनदर पीरियड ऑफ 6 मंथ। अगर पार्लियामेंट सोचता है कि भाई उसे इस इमरजेंसी वाले पीरियड को और बढ़ाना है तो वो 6 महीने तक इसे बढ़ा सकता है। फॉर द अदर पीरियड ऑफ 6 मंथ देयर आफ्टर, उसके बाद 6 महीने के लिए और भी बढ़ा सकता है। तो 2 महीने, फिर 6 महीने, और उसके बाद 6 महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है। द इलेक्शन कमीशन हैज़ टू सर्टिफाई द डिफिकल्टी इन होल्डिंग जनरल इलेक्शन इन द इवेंट ऑफ दैट period of emergency is sought to be extended beyond a period of 1 year on the ground of constitutional breakdown. This can be done for a maximum period of 3 year. तो ये जो है ये 1 साल के लिए हमने डिक्लेयर कर दिया, उसका फिर से 1 साल और फिर से 1 साल के हिसाब से हम 3 साल तक ये वाले सिस्टम को हम चला सकते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ एमरजेंसी रिकॉग्नाइज इन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की एमरजेंसी के बारे में बात किया जा रहा है। इन दोज केसेस वेयर द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इज थ्रेटन्ड बाय द रीजन ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल आर्म्ड रेवोल्यूशन, आर्टिकल नंबर 352। इसमें लिखा हुआ है कि अगर हमें इंडिया की सिक्योरिटी को लेके खतरा महसूस होता है, एक वॉर वाला लेवल बन जाता है, ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे हम जो है नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। दिस may also be termed as national emergency. The president can impose such emergencies even before the actual crisis has been broken. अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि एक्चुअल में वॉर छिड़ जाए, जंग छिड़ जाए उसके बाद ही हम इसे डिक्लेयर करेंगे। नहीं, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि जंग छिड़ने वाली है तो भी हम पहले से ही डिक्लेयर कर सकते हैं। The duration of the first of such proclamation was October 26, 1962 to January 10, 1968. इन द व्यू ऑफ चाइनीज़ एग्रेशन अगेंस्ट द टेरिटरी ऑफ द नेशन। तो ये जो हमारा फर्स्ट टाइम जो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था वो 1962 में डिक्लेयर किया गया था, जो कंटिन्यू हुआ था 1968 तक। इन दोज केसेस वेयर द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी
हैज़ फेल्ड इन द स्टेट, आर्टिकल नंबर 356। अगर किसी स्टेट के अंदर में जो हमने सिस्टम बनाया है गवर्नमेंट का, अगर वो सिस्टम फेल हो जाता है, ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे भी हम इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, जो आर्टिकल नंबर 356 में लिखा है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द यूनियन to see smooth functioning of the constitutional machinery laid down in article number 355. This article therefore can be used as the sort of yellow card as warning to erect state based upon the report of the governor of the state concerned. Otherwise, the president can impose such an emergency. The concerned state legislation is suspended and executive authority is vested in president. ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, और जो स्टेट के अंदर में जो हमारा एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, मतलब जो पुलिस डिपार्टमेंट वगैरह हैं, उन सभी डिपार्टमेंट्स का कंट्रोल डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास में आ जाता है। इसे प्रेसिडेंट रूल के नाम से भी जाना जाता है। This is why such a situation is also called as president rule in the state. The duration of the first such proclamation was June 20, 1951 to 17 April 1952 in Punjab. Here, in an interesting fact, which state do you think has president rule imposed on its maximum number of times? बिहार। मतलब अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा ऐसा स्टेट आपको लग रहा है जिस स्टेट के अंदर में सबसे ज़्यादा बार ये प्रेसिडेंट रूल अप्लाई हुआ होगा, अगर आपका आंसर में दिमाग में कहीं बिहार आ रहा है तो भाई ये गलत आंसर है। द आंसर इज उत्तर प्रदेश एंड केरला, क्योंकि यहाँ पे जो है 9 टाइम्स अंटिल 2001 फॉलोड बाय पंजाब 8 टाइम्स। तो उत्तर प्रदेश और केरला में 9 बार इमरजेंसी लगाया जा चुका है, प्रेसिडेंट रूल लगाया जा चुका है बेसिकली तो, और पंजाब के अंदर में 8 बार इस चीज़ को अप्लाई किया गया है। आफ्टर इट्स डिसीजन इन केस ऑफ SR Bhumia versus Union of India, the Supreme Court has held that view that the court possesses the power of judicial review, enabling them to look into sustainable ground, relevancy and malified intention behind the such proclamation of state of emergency. इस केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि भाई सुप्रीम कोर्ट कभी भी उस इमरजेंसी जो डिक्लेयर किया गया उसके पीछे के मोटिव को समझने की कोशिश कर सकता है। अगर उन्हें लगता है कि भाई किसी गलत मकसद के साथ, किसी मेलाफाइड या रॉन्गफुल मकसद के साथ जो है ये इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया, तो इसे रिवोक करने का पावर भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। इन दोज केसेस वेयर द फाइनेंशियल एबिलिटी और क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ नेशन इज थ्रेटन्ड, आर्टिकल नंबर 360। अगर हमारी कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो जाती है, ऐसी कंडीशन में आर्टिकल नंबर 360 के इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। In such cases, the president can declare a reduction partially or wholly in the salaries or allowance of the government employees, including the judges of the Supreme Court or High Court. Thus far, this sort of emergency has not been evoked in India. इस कंडीशन के अंदर में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की नॉर्मली सैलरीज को कम कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है, बेसिकली रिड्यूस कर देते हैं हम लोग, और इवन हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी को भी बहुत हद तक रिड्यूस कर देते हैं। हालांकि इस टाइप की इमरजेंसी हमारे इंडिया में डिक्लेयर नहीं हुआ है। अमेंडमेंट प्रोसीजर की अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अमेंडमेंट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो वो अमेंडमेंट कैसे किया जाएगा। तो इस अमेंडमेंट्स की 3 अलग अलग कैटेगरी हैं। पहला है फॉर अमेंडमेंट्स ऑफ जनरल नेचर, दिस बिल सीकिंग अमेंडमेंट हैज़ टू बी पास्ड इन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ 50%। अगर हम कोई एक जनरल नेचर का अमेंडमेंट चेंज करना चाहते हैं तो हमें 50% मेजॉरिटी के साथ लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस में इस बिल को पास करवाना पड़ेगा। वेयर द बिल सीक्स अमेंडमेंट इन फेडरल सेटअप, दैट इज प्रेसिडेंट इलेक्शन पावर ऑफ यूनियन एंड द स्टेट, द 7th शेड्यूल लिस्ट सिस्टम, नंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर्स और पावर ऑफ कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, आर्टिकल नंबर 368 इटसेल्फ रिक्वायर्ड स्पेशल मेजॉरिटी। ये जो कुछ केसेस यहाँ पे लिखे हैं, इन केसेस में स्पेशल मेजॉरिटी लगता है, जो हम नॉर्मल 50% वाली मेजॉरिटी है उसको हम अप्लाई नहीं कर सकते। एंड रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट 1/2 ऑफ द स्टेट, और इसको 1/2 ऑफ दिस 50% स्टेट के जरिए से रेटिफाई भी करना पड़ेगा, तभी इस चीज़ को एप्लीकेबल माना जाएगा। There are some basic features of our constitution which cannot be altered, such as objective of the preamble, federalism, secularism, unity, integrity of the nation, social economic justice, balance between the fundamental rights, directive principle, supreme court और judicial reviews। इन कुछ टॉपिक्स को चेंज नहीं किया जा सकता है, तो इनके ऊपर में हम चेंजेस नहीं ला सकते हैं। This last exemption to the scope of amendment to the Constitution is known as basic structure doctrine and was laid down in the historical cases of
केशव नंदा भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1973। तो केशव नंदा भारती वाले केस के अंदर में ये बेसिक स्ट्रक्चर वाले टर्म को डिफाइन किया गया था और बोला गया था कि भाई ये जो बेसिक फीचर है इस चीज़ को चेंज नहीं किया जा सकता है। दिस केस इज़ फेमस फॉर हैविंग the largest bench strength till the date. 13 judges of the Supreme Court were called upon to decide whether the government could carry out any changes to the constitution it wishes, or by a narrow majority 7 judges to 6 the Supreme Court held some part of the constitution formed its basic structure and these could not be touched. तो 13 में से 7 लोगों की मेजोरिटी ने ये बात बोला था कि भाई कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, और बाकी 6 लोगों ने बोला था कि नहीं भाई कर सकते हैं चेंज। तो फाइनली क्योंकि 7 लोगों ने इस चीज़ को बोला था तो ये चीज़ एग्री कर दी गई कि भाई जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसे चेंज नहीं किया जाएगा। आफ्टर द 24th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1971 इट हैज़ नाउ बिकम ऑब्लिगेटरी टू द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट टू एन ऑर्डिनरी बिल। अगर कोई ऑर्डिनरी बिल है तो उसको भी प्रेसिडेंट का जो है सिग्नेचर उस पर भी लगेगा, उसके बाद ही वो अप्रूव माना जाएगा। फॉर द अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन पास्ड, एक मिनट गाइस, has been passed by Parliament. A joint session of both the House of the Parliament for the purpose of making an amendment to the Constitution is not permissible. Parliament may amend any part of the Constitution, but any amendment causing drastic change or the basic feature of the Constitution can be termed as null and void by the court. कह रही कि भाई चेंज आप कर सकते हो, हालांकि आप एक साथ जो है दोनों हाउसेस की मीटिंग लोकसभा राज्यसभा की एक साथ ही आप उसके अंदर में बिल नहीं लेके आ सकते, अलग अलग लेके आना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, अगर आपने कोई ड्रास्टिक चेंज कर दिया, कोई बहुत ही बड़ा आपने चेंज कर दिया, तो उस चेंजेस की को जो है रिव्यू करने के बाद कोर्ट उस चेंज को रिमूव भी कर सकता है। The 42nd Amendment to the Constitution 1976 is often referred as mini constitution as it practically revised the large chunk of the original constitution. 1976 में जो चेंजेस आया था उसने बहुत बड़े हिस्से को चेंज कर दिया था, इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है या कौन से साल में आया था। It introduces the changes in preamble and included fundamental duties and amended 52 articles as well as 7th schedule. It reduces the scope of judicial review to the greater extent, and ideologies of directive principles were heavily loaded against the fundamental rights by expanding the scope of Article number 31, lines of the doctrine of eminence. Do you remember the meaning of the doctrine? If not, go back to the right of property and रिफ्रेश योर मेमोरी। देखो बोला जाए अगर आपको ये डॉक्ट्राइन वाला प्रिंसिपल याद नहीं आ रहा, तो जब हम लोगों ने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स के ऊपर में, जब हमने राइट ऑफ द प्रॉपर्टी को पढ़ा था, उस टाइम पे जाके आप इस चीज़ को रीड कर सकते हो, वहाँ पे ये वाला पार्ट कवर किया गया है, वहाँ से आपको याद आ जाएगा। Subsequently, 43rd and 44th Amendment made in 1977 replaced the many provisions added through 42nd Amendment. तो भाई 42 वाले अमेंडमेंट में कुछ प्रोविजन लेके आए थे जिसको बाद में 43 एंड 44th अमेंडमेंट में उसमें से कुछ प्रोविजन को रिमूव भी कर दिया गया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोगों ने समझा इमरजेंसी प्रोविजंस क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में और अमेंडमेंट कैसे किया जाता है, इस पूरे प्रोसेस को हमने समझा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना समझना है, तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, आपके डाउट को रिजॉल्व किया जाएगा। एंड अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो भाई स्टडी वाइब को, क्योंकि यहाँ है वाइब स्टडी की।